पिछले वीडियो एल्ब्यूगो पार्ट 1 में आपने फंजाई एल्ब्यूगो के सामान्य लक्षण, वेजिटेटिव हाइफी तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा एल्ब्यूगो के लाइफ साइकिल का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन विशेष प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनने से होता है, जिन्हें एंथ्रीडिया तथा oogonia के नाम से जाना जाता है। अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्मकी प्रकार का अथवा oogamous प्रकार का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia के नाम से जाना जाता है। पुंधानी तथा अंडधानी दोनों के मध्य निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट अभिक्रिया के द्वारा होता है, जो कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप oospore का निर्माण होता है। एल्ब्यूगो में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। सामान्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रोइंग सीजन के अंत में होता है, जबकि फेवरेबल कंडीशंस समाप्त होने लगती हैं। एंथ्रीडिया तथा oogonia का निर्माण एक साथ होता है। सामान्यतः दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स होस्ट में ही बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि होस्ट के अंदर अथवा परपोषी के अंदर ही कवक सूत्र में एंथ्रीडिया तथा oogonia का निर्माण हो रहा है। oogoनियल डेवलपमेंट के दौरान हाइफी जो फंगल हाइफी है, उसकी टिप थोड़ी थोड़ी फूलनी शुरू हो जाती है तथा इसमें साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वोलन अपेक्स होता है यानी फूला हुआ सिरा होता है, वो बाकी के हाइफा से एक सेप्टा के निर्माण के द्वारा पृथक हो जाता है तथा फूलने के पश्चात फुली oogonia का निर्माण कर लेता है। oogonia में बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोटिक डिवीज़न होता है तथा लगभग 300 तक न्यूक्लियाई यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक और ख़ास बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि oogonia का जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पष्टतः दो भागों में बंट जाता है। बाहर वाला क्षेत्र पेरिफेरल साइटोप्लाज्म या पेरिप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। अंदर की तरफ यानी पेरिप्लाज्म के अंदर की तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे ooप्लाज्म के नाम से जाना जाता है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियस स्थायी रूप से रहता है। तो इस प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में oogonia का निर्माण होता है। oogonia के पास ही एंथ्रीडिया डेवलप होना शुरू होता है, जो कि एक लंबी क्लब शेप स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होता है। प्रारंभ में यह बहुकेंद्रकीय संरचना होती है। इसमें भी फुली डेवलप होने तक जो टिप है वह न्यूक्लियस से भर जाती है। सबसे पहले तो मेल हाइफा मेन ब्रांच से कटना शुरू हो जाता है। एक सेप्टम के निर्माण के द्वारा यह मेन हाइफा से कट जाता है। इसके पश्चात एंथ्रीडिया की टिप जो है वह फूल जाती है तथा यंग एंथ्रीडियम से मैच्योर एंथ्रीडियम बनने के दौरान एक ही न्यूक्लियस जो है वह इसमें रह जाता है। जब दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स फुली मैच्योर हो जाते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तीनों प्रोसेस अर्थात प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी तथा मियोसिस यहाँ पर संपन्न होते हैं। प्लाज्मोगैमी गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा संपन्न होती है। एंथ्रीडिया तथा oogonia के बीच वाली जो दीवार होती है
वह डिसॉल्व हो जाती है तथा इस दीवार के डिसॉल्व होने से एंथ्रीडियम से न्यूक्लियस एक ट्यूब के द्वारा ऊप्लाज्म में या ऊगोनियम में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन से कुछ ही पहले ऊगोनियम का जो साइटोप्लाज्म है ये एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसे कि सीनोसेंट्रम कहते हैं और ऊगोनियम का न्यूक्लियस इसी सीनोसेंट्रम से अटैच्ड रहता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात यहाँ प्लाज्मोगैमी आपने देखा, प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी आपको नज़र आ रही है। कैरियोगैमी के अंतर्गत दोनों न्यूक्लियस एक साथ आते हैं तथा फ्यूज़ हो जाते हैं जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात फर्टिलाइज्ड एग अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का स्रावण करना शुरू कर देता है और इस प्रकार हमें एक संरचना मिलती है जिसे कहा जाता है ऊस्पोर। इस ऊस्पोर में डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध अंग है, बाहरी भाग को एक्साइन अथवा बाह्य भित्ति के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर यह एक्साइन है और इसके अंदर की तरफ इंटाइन या भीतरी भित्ति स्थित होती है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस में सबसे पहले विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा तथा अंतिम स्टेप है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो जाता है, द्विगुणित से अगुणित बन जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात पुनः बहुत से समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे यहाँ पर केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है और लगभग 32 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ निषेचन के पश्चात 32 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के पश्चात ऊस्पोर जर्मिनेशन की प्रक्रिया दर्शाता है। जर्मिनेशन की प्रक्रिया में पुनः माइटोटिक डिवीज़न होते हैं तथा ऊस्पोर का प्रोटोप्लाज्म कई एक केंद्रकीय छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाता है। प्रत्येक पार्ट रूपांतरित हो जाता है ज़ूस्पोर के रूप में। ज़ूस्पोर यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रक से युक्त किडनी फॉर्म तथा बाइफ्लैजिलेट संरचना के रूप में डेवलप होते हैं। तो क्योंकि प्रत्येक ज़ूस्पोर में आपको 2 फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं अतः यह बाइफ्लैजिलेट संरचना कहलाती है। अब यह ज़ूस्पोर जो हैं ये पुनः वेसिकल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तथा जर्मिनेट करते हैं जैसे ही इन्हें उपयुक्त होस्ट मिलता है। जर्मिनेशन के दौरान ये जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं और यह जर्म ट्यूब जो है यह होस्ट के ओपन स्पेसेस से होस्ट के इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रवेश कर देती है। प्रवेश करने के पश्चात नए कवक सूत्र का निर्माण होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार ऊगोनियम तथा एंथ्रीडियम का निर्माण, इसके पश्चात प्लाज्मोगैमी तथा कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी तथा कैरियोगैमी के पश्चात ऊस्पोर का निर्माण और ऊस्पोर के निर्माण के पश्चात ज़ूस्पोर्स का बनना, इन प्रक्रियाओं के तहत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो एल्ब्यूगो का लाइफ साइकिल होता है उसमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन देखने को मिलता है। अब आपके सामने है एल्ब्यूगो का लाइफ साइकिल का आरेखीय या आउटलाइन डायग्राम। जब भी आप किसी मेंबर को पढ़ लेते हैं तो उसके अंत में इस प्रकार का एक रेखीय डायग्राम बनाया जाता है जो कि उसके जीवन चक्र में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्ब्यूगो में सर्वप्रथम अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया अथवा स्पोरेंजिया के निर्माण के द्वारा होता है। कोनिडिया अथवा स्पोरेंजिया
स्पोरेंजियम या ज़ूस्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं। ज़ूस्पोर बाइफ्लैजिलेट या द्विकशाभिकी संरचना है जो कि उपयुक्त कंडीशंस में जर्मिनेट होकर नए कवक जाल का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चक्र कंप्लीट होता है। एल्ब्यूगो की कुछ स्पीशीज में यह पूरा चक्र नहीं पाया जाकर कई बार कोनिडिया सीधे ही जर्मिनेट होकर एल्ब्यूगो का निर्माण कर देते हैं। अलैंगिक जनन में आप देख रहे हैं एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तथा स्पोरेंजिया अथवा कोनिडिया नाम की विशेष संरचना का निर्माण हो रहा है। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम व ओगोनियम का निर्माण, जिसमें क्रमशः मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट के रूप में यहाँ पर एग तथा मेल न्यूक्लियस बनते हैं। इनके मध्य निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड oospore का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर निषेचन की क्रिया विषम युग्मकी प्रकार से हो रही है या oogamous प्रकार से हो रही है, अतः बनने वाले जाइगोट को हमने विशेष नाम दिया है oospore। आपको ध्यान होगा शुरू में क्लासिफिकेशन में हमने oomaecetes शब्द लिखा था और उसका अर्थ समझाते हुए हमने oogamete तथा oospore के निर्माण के बारे में बात की थी। अब इस डिप्लॉइड या द्विगुणित oospore में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ज़ूस्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर एल्ब्यूगो का या नए कवक सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं या दो कवक सूत्र इन्वॉल्व है। एक पर एंथ्रीडियम तथा दूसरे पर ओगोनियम का निर्माण होता है। तो यह मुख्य अंतर है एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हालांकि दोनों में ही ज़ूस्पोर्स का निर्माण हो रहा है, परंतु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले ज़ूस्पोर द्विगुणित है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले ज़ूस्पोर जो हैं ये अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार एल्ब्यूगो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और पैरासाइट के रूप में यह जनन करता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्ब्यूगो द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि ये एक परजीवी है, तो यह क्रूसीफेरी के सदस्यों में रहते हुए अपना जीवन यापन करता है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है और चूंकि यह उस पौधे के भोजन से अपना हिस्सा ले रहा है तो पौधे में यह रोग उत्पन्न करता है जिसे हम वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या क्रूसीफेरी के श्वेत कीट रोग के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।